नमस्कार। आज हमारे बीच तीन मेहमान बैठे हुए हैं। कुलदीप मेंदोला जी, आप संस्कृत की टीचर हैं यहीं कोटद्वार में, और प्रकाश कैंथोला जी सहायक अध्यापक हैं जानकी नगर सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर कोटद्वार में, और आप हैं हरीश नौडियाल जी, प्रवक्ता हैं आप संस्कृत और हिंदी के सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर कोटद्वार में। आप लोगों ने 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह ऑनलाइन का आयोजन आपने किया है। संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन कैसे हो, ये आपका उसमें मुख्य विषय के रूप में आपने लिया है। सबसे पहले मैं मेंदोला जी से जानना चाह रहा हूँ कि मेंदोला जी अपने संक्षिप्त परिचय के साथ ये बताइए कि ये संस्कृत सप्ताह क्या था और क्या इसके आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। धन्यवाद महोदय, अभिनंदनम भवताम। मैं अगर संस्कृत में बोलूँ तो समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा प्रयास अस्माकं संस्कृतस्यैव अस्ति। संस्कृतेन यदि वदामि, संस्कृत में बोलूँगा तो तब समझ में चल जाएगा, पता लगेगा कि संस्कृत में हम समझ सकते हैं। तो मम प्रयास एवं आशय बीच में हिंदी का प्रयोग भी आ जाएगा और क्योंकि मेरा संस्कृत फ्लो आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा तो मम प्रयास अस्ति यत् अहं संस्कृतस्य प्रचारकः अस्मि, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। मम पार्श्वे मेरे पास में संस्कृत का अनुभव है सिखाने का, समाज में प्रचार करवाने का। तो मैं बहुत 3 साल मेरे को होने वाले यहाँ पे, मैंने 3 सालों में जो है सबसे पहले सरस्वती विद्या मंदिर में पहला शिविर संस्कृत का सिंहासन का लगाया। इसमें बहुत सारे सामाजिक अध्यापक भारत के लोग आए, बच्चे आए। उसके बाद क्रिएटिव चिल्ड्रन एकेडमी पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर भी 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण चलाया। फिर निर्वाचन कंडारी स्कूल में भी 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण चलाया। तो लगभग 100-150 लोग इस समय संस्कृत में बोलने में सक्षम हैं। और अभी वर्तमान में जो यहाँ पर जुड़े हमारे साथ में, तो पूरे दुर्घटना ब्लॉक के प्रवक्ता लोग, अध्यापक लोग और छात्र लोग जुड़े, जिसमें हमारे प्रिय साथी कल उपस्थित रहे। तो सबने ये संस्कृत सप्ताह मनाया हमारे साथ में। तो विशेषम एवं अस्ति रक्षाबंधन पर्व संपूर्ण देशे विदेशे अपि जनाः जानन्ति। तो रक्षाबंधनस्य 3 दिन पूर्वं 3 दिन अनन्तरं, तो रक्षाबंधन यथा अस्माकं संस्कार दिवसः कथ्यते। पूर्वकाले विद्यायाः कृते, पहले समय में छात्रों के लिए भी ये होता था कि रक्षाबंधन को प्रवेश कराया जाता था। उस समय उनका एक संस्कार होता था जिसको यज्ञोपवीत कह सकते हैं, या फिर जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं तो उस समय छोटे बच्चों के मुंह में शहद से जो है चटवाया जाता था, एक श्री गणेश करवाया जाता था। और आज वो सिर्फ एक ऐसा संस्कार रह गया कि हम धागा ही बांध रहे हैं, बल्कि वो सबके जीवन के संरक्षण के लिए बड़े लोग छोटों को भी जो है उनके जीवन की शुभकामना के लिए बांधते थे। तो रक्षाबंधन से अस्माकं संस्कृत दिवस अस्ति, तो संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है कि 3 दिन पहले हम उसमें जो है जुड़े, 3 दिन बाद में मनाया जाता है। इस समय वर्तमान में हमारे संस्कृत शिक्षा निदेशक श्रीमान एस पी खाली जी ने पूरे उत्तराखंड में जो है संस्कृत सप्ताह मनाने के लिए भी स्कूल के लिए आदेश दिए थे। और जहाँ जहाँ सुविधाएं हो पाती हैं, जहाँ जहाँ लोग जुड़ पाते हैं, तो वहाँ हम लोग इस संस्कृत संभाषण को जो है शुरू कर देते हैं। इस समय ऑनलाइन संस्कृत संभाषण का पहला ट्रायल था हमारा ये, कि यहाँ कैसे चल पाए। तो मुझे अचानक ध्यान में आया कि कंप्यूटर जैसी सुविधा और इस तरह का टेक्निकल प्रयोग यहाँ जानकी नगर में आप हमारे प्रकाश कैंथोला जी और हरीश नौडियाल जी कर रहे थे। तो आप हमारे संस्कृत भारत के कार्यकर्ता हैं और पिछली बार भी आपने संस्कृत संभाषण में काफ़ी सहयोग दिया और प्रचार प्रसार में आ गए थे। इनकी सुविधा के कारण यहाँ ये चल पाया, जबकि हम सोच रहे कि और जगहों में जहाँ नहीं चल पाया और जहाँ लोग नहीं जानते हैं वहाँ हम अभी इसको आगे ले जाएँ। और पहला प्रयास हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छा सफल रहा। तो प्रकाश कैंथोला जी, आप इसे जो आपने संस्कृत सप्ताह बनाया, इसे किस रूप में आना संस्कृत सप्ताह, जैसे कि ये तो रक्षाबंधन के समय में, श्रावणी के समय में 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है। तो संस्कृत सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये था हमारा कि भाषा को, थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा को लोग सीखें, उसको जानें। क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, सनातन जो संस्कृति है, उसका जो आधार है वो संस्कृत भाषा है। और सारी चीज़ें, जैसे हम किसी भी प्रकार से कोई पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड का कोई भी कार्य कराते हैं, तो उसमें संस्कृत ही आवश्यक है। संस्कृत के माध्यम से वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन पंडित जी बोल के चले गए और समझ में नहीं आया, तो कुछ चीज़ें भाषा को सीखने, भाषा जब सीखी जाएगी तो कुछ चीज़ें हमारी समझ में आए,
जब वो हमारी समझ में आएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के समझ में आएगा, तो संस्कृति हमारी बची हुई रहेगी, सनातन संस्कृति बची हुई रहेगी। तो मुख्य उद्देश्य यही था हमारा कि हम थोड़ा बहुत संस्कृत, सामान्य बोलचाल की संस्कृत पढ़ा सके, बच्चों को बता सके कि जैसे पढ़ना है तो उसको पठती कहा जाता है, चलना है चलती है, गच्छति है, इस तरीके के शब्दों को बच्चों को समझा सकें। और बच्चे उस जब शब्दों को समझ लेंगे तो शब्दों के माध्यम से संस्कृत का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी रुचि जब आगे बढ़ेगी तो संस्कृत भाषा को पूरी तरह से सीखने का प्रयास भी करेंगे। और जब इसको प्रयास करेंगे सीखने का, तो हमारे पास हजारों ग्रंथ हैं संस्कृत में लिखे हुए, जो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए सारे ग्रंथ हैं, जिनको वर्तमान पीढ़ी, अधिकांश वर्तमान पीढ़ी क्या होती है कि उनको नाम भी नहीं पता होता है, कि संस्कृत भाषा में पढ़ना नहीं आता तो उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि उनमें अथाह ज्ञान है। तो जब संस्कृत भाषा को सीखा जाएगा तो उस ज्ञान को अर्जित किया जाएगा, तो हमें समाज में बदलाव भी मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत भारती जो हमारी संस्था है, तो संस्कृत भारती के संस्था के साथ कार्य करते हुए हम संस्कृत संभाषण शिविर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हरीश डोडिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी टेम्पोरल भी कह रहे थे कि ये भारत में संस्कृत का एक प्रचलन था पहले, अब संस्कृत का प्रचलन कम हुआ है, तो हम इसे आम बोलचाल की भाषा कैसे बना सकते हैं? एक प्रवक्ता की नज़र क्या होनी चाहिए, संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा कैसे बनाएं? सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो भाषा कोई भी, तो किसी भी भाषा को सीखने या समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बशर्ते हम उस भाषा को सीखने के लिए हमारे अंदर कितनी लगन है, हमारे अंदर उस भाषा के प्रति कितने संस्कार हैं, किस प्रकार का हमारा परिवेश है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक प्रवक्ता के नाते यदि मैं देखूँ तो भाषा को, खास करके संस्कृत भाषा को सरल बनाने के लिए अनेकों उपाय किए जा सकते हैं, अनेक उपाय किए जा रहे हैं कि हम लोग बच्चों की मेंटलिटी यानी उनकी विचार को ये समझ करके कि उनकी रुचि क्या है, और उन्हीं की रुचि के आधार पर उस भाषा को चित्रों के माध्यम से, एनिमेशन जिस तरीके से आज तक चलते हैं, या फिर छोटी छोटी बोध कथाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, तो बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेता है। संगीत की सबसे अच्छी खासियत या संस्कृत की सबसे अच्छी खासियत है कि उसमें एक संगीतबद्धता है, एक प्रवाह है। तो बच्चा जब उस संगीतबद्धता, उस प्रवाह में अपने आप को जोड़ना शुरू करता है, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके वो उसकी ओर आकर्षित होता है। और जब एक बच्चा आकर्षित होगा तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके वह प्रक्रिया 1 से 2, 2 से 3 प्रकार से निरंतर बढ़ती रहती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किस तरीके से उस कठिन समझे जाने वाली संस्कृत को सरल से सरल रूपों में उसे बच्चे तक संप्रेषित कर सके, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। मेंदोला जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो आपके पास कोई बच्चा, उसको आप किस प्रकार से सिखाते हैं? आप शुरुआत कैसे करते हैं कि उसे संस्कृत सीखनी है? मतलब मैं आपके पास आता हूँ, एक मेरा आना, एक प्रौढ़ आदमी का आना, एक बच्चे का आना, दोनों का अलग अलग है, तो किस प्रकार से आप उसे स्टार्टिंग किस प्रकार से? भाषा संस्कृतम् अस्ति वा कापि भाषा अस्ति, कोई भी भाषा यदि अस्ति तो तस्य प्रथमं परिचयः भवति आपका नाम इति, आपका नाम क्या है, या कोई भी कहता व्हाट इज योर नेम, तो परिचय जानने की इच्छुक होते हैं कोई भी, तो प्रथम सोपान, प्रथम स्तरम एवं अस्ति, यथा परिचय हम बोलते हैं कि मेरा नाम, तो संस्कृते अपि तथा एवं प्रयोगः भवति, जैसे अहं वदामि मम नाम कुलदीपः, मम नाम कुलदीपः, मम नाम कुलदीपः, भवतः नाम किं? मम नाम प्रकाशः। एवं प्रकारेण यथा प्रकाश महोदय अत्र अस्ति, पूर्वं श्रुतवान्, यथा अहं प्रयोगं करोमि मम नाम इति, साक्षात् प्रयोगद्वारा एव, न तु पुस्तक पठनेन। मम इत्यस्य अर्थः आपका, मेरा, भवत नाम इति, भवतः अर्थात आपका नाम, किम अर्थात क्या, एवं प्रकार पुस्तक द्वारा ज्ञान न दिए थे। यहाँ पर किताब के द्वारा नहीं सिखाया जा रहा है, ये व्यावहारिक प्रयोग है इस तरह से कि हम सामान्य रूप में आपका नाम जैसे हम बोलते हैं ऐसे संस्कृत में व्यावहारिक प्रयोग हम करते हैं, और व्यावहारिक भाषा बनाना। हाँ, व्यावहारिक भाषा। और दूसरा, हम जैसे घर में उनकी चीजें पड़ी हुई है, घर है तो गृहम, घर जानते हैं, गृह बोलते हैं तो गृहम जानते हैं, द्वार है तो द्वारम जानते हैं। व्यावहारिक शब्दों की उपस्थापना उसके सामने रखते हैं ताकि उसको कठिन न लगे।
और उसको गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से हम उसकी रुचि को आगे लाते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा उसमें अपना प्रदर्शन रख रहे हैं। तो व्यावहारिक प्रयोग का ये सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि साथ साथ सीधे जो है, जैसे कोई महिला है, महिला से हमने पूछना होगा, उनका परिचय पूछना होगा, तो आपका नाम जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, ऐसे ही हमने उनके सामने पहले अपने शब्दों को रखा कि ताकि वो उन शब्दों को सुन करके संस्कृत में ही सीधे अपने उत्तर दे सके। उनको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है तब कि वो हिंदी में बोले कि मेरा नाम ये है, या मैं ये बीच इस तरह से अंग्रेजी में दूसरी भाषा का प्रयोग किए बिना हमारे शब्दों को सुन के हमारे शब्दों के साथ वो संस्कृत बोलना शुरू कर दें। तो ये हमारी व्यावहारिक प्रक्रिया है संस्कृत भाषा की। आप ये बताओ, व्यावहारिक शब्दों का ज्ञान कैसे हो, काम आती है, कैसे करवाया जाए? संस्कृत में व्यवहारिक शब्दों का ज्ञान सामान्य बोलचाल के माध्यम से किया जा सकता है। कि जैसे कोई क्रिया हो रही है, ये पढ़ रहा है, तो हम वहाँ पर पढ़ रहा है की जगह पर पठती शब्द का प्रयोग करने लग जाएं। एक बार किया, 2 बार किया, ऐसे अधिक बार कर दिया, तो बालक के मन में वो शब्द भर जाएगा कि हाँ पढ़ रहा है, तो वहाँ पर पठती शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो समझ जाएगा कि वहाँ पर पठती शब्द का अर्थ हो गया है कि पढ़ रहा है। इसी तरीके से बालक पढ़ेगा, हम पढ़ेगा शब्द का प्रयोग न करके और उसको पठिष्यति कर देंगे, तो बालक को पता चल जाएगा कि जो वाक्य बोला जा रहा है वो है भविष्य काल के लिए। तो बालक के समझ जाएगा कि पढ़ेगा शब्द जब आएगा तो वहाँ पर पठिष्यति का प्रयोग किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके सामान्य बोलचाल में उन शब्दों का प्रयोग किया जाए, और उन शब्दों के प्रयोग के जब शब्दों का प्रयोग हो जाएगा तो धीरे धीरे करके भाषा स्वयं आ जाएगी। जैसे बाल्यावस्था से जो कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे भाषा अलग से नहीं सिखाई जाती है, तो शब्दों को सुनता रहता है और ग्रहण करता रहता है। तो उसी तरीके से बच्चों को जब हम शब्द सुनाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके भाषा को भी ग्रहण कर लेंगे, भाषा को सीख लेंगे। अच्छा नोडिया जी, आप ये बताओ, बच्चों को हम संबंधों के बारे में कैसे बनाएंगे? आपको माता पिता है संस्कृत में किस प्रकार से इसको हम लाइजिंग बना सकते हैं? सामान्य अर्थों में जैसे कहा जाता है कि समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत, तो आमतौर पर अधिकांशतः हमारे जितने भी हिंदी के शब्द होते हैं, बच्चा जब उन रिश्तों को नहीं समझ पाता तो एक सामान्य अर्थों में या तो हम उसी हिंदी के नाम के बाद चलो हलंत मह जोड़ देते हैं या विसर्ग जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी सी आसानी भी होती है। तो एक ये तरीका भी होता है जिस तरीके के माध्यम से बच्चा अगर पिता भी बोल रहा है तो वो पिता शब्द हिंदी में भी कोई है, संस्कृत में भी कोई है। इसके अलावा यदि वो बहन कह रहा है तो बहन और भगिनी शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है, वो बहन से भगिनी करने में ज्यादा समय लगता है। तो इसके माध्यम से भी हम बच्चे को बहुत सुंदर तरीके से समझा देते हैं। इसके अलावा हम लोग चित्रों के माध्यम से भी ये दर्शा सकते हैं कि जैसे बचपन में होता है तो बचपन में छोटे बच्चों को बता दिया जाता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, इस बूढ़े आदमी को ओल्ड मैन कह रहे हैं या बूढ़ा आदमी। तो वैसे ही चित्रों के माध्यम से ये भी दर्शा दिया जाता है कि कोई बूढ़ा आदमी होगा तो उसे वृद्ध इस प्रकार से कह सकते हैं। कोई राजा यदि दिख रहा होगा तो वो जनकम, ऐसे ही नृपा। तो बच्चा चित्रों के माध्यम से उस चीज को बहुत जल्दी क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस माध्यम से भी हम लोग बच्चों को संबंधों के बारे में सिखा देते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है वार्तालाप का। उस वार्तालाप के माध्यम से भी हम लोग बच्चे को बुला करके एक नाटक के तौर पर उसको ये दर्शाने का प्रयास करते हैं, संबंधों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चा उस चीज को जल्दी ग्रहण करने का उसको स्वीकार करता है। संस्कृत भारती का संस्कृत भाषा को समृद्ध करने में क्या योगदान रहा है? जी सर, संस्कृत भारती लगभग 1980 से संपूर्ण देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करके आई है, और इस समय उत्तराखंड में भी काफ़ी जो है न्यास के रूप में जो है चल रही है, और उदार में संस्कृत भारती एक शाखा के रूप में है जिसके कार्यकर्ता हम लोग हैं, और संस्कृत भारती के प्रशिक्षण के तहत हम लोग यहाँ तक कार्य करते आए हैं। संस्कृत भारती का ये उद्देश्य है कि हमारा यह जैसे भी तन मन धन से जैसे भी योगदान करना पड़े, हम संस्कृत के प्रचार प्रसार को आम जन भाषा के आगे इस तरह से रखें कि वो बगैर कठिनाई के लिए हमारे साथ में बोलने का प्रयास कर सकेंगे। छोटे छोटे शब्दों को, बिंदुओं को इस तरह से रखा जैसे पहले परिचय शब्द जो है व्यवहार में आ जाए, बगैर किताब के, बगैर व्याकरण ज्ञान के, बगैर शास्त्रीय पद्धति के व्यावहारिक परिचय से लेकर के, जैसे बाजार में कोई दुकानदार भी है
तो वहाँ पर भी जाकर के हम उससे सीधे बोलेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि ये क्या पूछ रही क्या है। कई बार हमने जो है सामान खरीदा तो जैसे मैंने बोला महोदय किंचित हम छत्रम इच्छामी छाता इति इच्छामी, तो सह जानाति, वो जान गया और कते रुपये काणी रुपये कितना अस्ति, कितने रुपए हैं, तो उसने कहा इतने रुपये। उसने हाँ इस तरह से तो इस उद्देश्य को रख के उन्होंने अपने छोटे छोटे पाठ्यक्रम बनाए। और शुरुआत में 3 संस्कृत भाषा के लोग थे। सबसे पहले उनके सामने ये समस्या आई कि हम समाज में जो संस्कृत को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आज समस्या आती है कि संस्कृत का ऐसा क्या है कि जो संस्कृत को अनिवार्य किया जा सके समाज के लिए या बच्चों के लिए या शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। तो तब ये आया कि हम इसको ऐसा व्यवहारिक बनाएंगे कि ये समाज में जो है जुड़ जाएं और लोग जो है तब शास्त्रों का भी जो है परिचय पा सके, क्या है कैसा है। और उसके पीछे पृष्ठभूमि आर्थिक भी आई कि कैसे जो है अगर किसी ने संस्कृत पढ़ा तो उसके पीछे जो है मतलब नौकरी क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी। आज मैं बता सकता हूँ कि संस्कृत में पढ़ने वाले सारे, जैसे ये आज हमने ऑनलाइन चलाया, आज कई लोग जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में संस्कृत वाले आगे जा चुके हैं, अध्यापन के क्षेत्र में आगे जा चुके हैं। और साइंस में भी जो है अब संस्कृत के क्षेत्र में साइंस का भी प्रयोग आ गया है। संस्कृत साइंस में भी जो है संस्कृत वाले पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में भी वैज्ञानिक तैयार होंगे। हर विषय की तरफ संस्कृत जुड़ रहा है। तो ये सारे संस्कृत भारत ने अपने आप ये ऐसे ऐसे हर तरह का शास्त्रीय परंपरा, हर तरह की टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र को जो है आगे उतार दिया है और अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य को लेके क्या क्या योजनाएं आपकी हैं? हमारी योजना, हम यहाँ जैसे कोडा के कार्यकर्ता है तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि जैसे हमने समय यहाँ चलाया और दिन ब दिन जहाँ समाज से हम जुड़े हुए हैं, रात दिन मेहनत करके, जहाँ हमने 4 लोग या 10 लोग अगर कह दें कि हमें संस्कृत सीखना है तो हम वहीं पर जो संस्कृत संभाषण का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप महोदय धन्यवाद इस कार्यक्रम में। फिर ये चाहता हूँ संस्कृत को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसे एक वैश्विक भाषा बनाने के लिए आप लोगों का प्रयास जो है इससे की विरासत को मिलेगा। और हम एक बार फिर से जो हमारी पहचान रही है भाषा की संस्कृत के रूप में, तो फिर से वैश्विक स्तर पर होगी और हमें एक नई पहचान मिलेगी। धन्यवाद आपकी। नमस्कार सर, धन्यवाद।